अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एनआरओ को लेकर, एनआरओ पर बयानिए को लेकर और एनआरओ से हटकर भी जो बयानिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पीएमएलएन का, यानी कि माजी के इत्तेहादी पीडीएम की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का उस वक्त का बयानिया क्या था, अब बयानिया क्या है। एक दूसरे पर यकीनन बहुत से जुमले कहे जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, पीएमएलएन की तरफ से भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं कि ये दोहरा स्टांस है गवर्नमेंट का और एनआरओ के लिए, एनआरओ किसी को कुछ तरह से दिया जाता है, किसी को किसी तरह से रिलीफ दिया जाता है, और जब हमारी बारी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बारी आती है तो फिर हम पे मुख्तलिफ जो हैं वो केसेस बना दिए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करने से पहले हम आपको सुनवाना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज के दिन क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज आप सारे खुशहाल मुल्क देख लें, जो भी मुल्क खुशहाल है वह कानून की हुक्मरानी है, वह ताकतवर कानून के नीचे है, वहां कोई चीनी माफिया नहीं फिर रहा, कोई कब्जे माफिया नहीं है, वहां कोई पॉलिटिकल माफियाज नहीं है। कहते हैं कि जी हमें एनआरओ दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे, अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। ये मरीन नवाज साहिबा का जो बयान था जिसमें उन्होंने एक दफा कहा था कि जी इंटरव्यू में अपने, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो रहे थे उस वक्त की बात है कि जी फौज को कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट गिरा दो, उसी का आज प्राइम मिनिस्टर साहब जिक्र भी कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में जी बाकायदा गुफ्तगू के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर बहरमन तंगी साहब ने। बहरमन तंगी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है इब्राहिम खान साहब ने। इब्राहिम खान साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस द शो टुनाइट। और पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच साहब ने। सबसे पहले इब्राहिम खान साहब आपकी तरफ आते हैं। माजी की बातें हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब पहले भी मुख्तलिफ ओकेजन्स पे अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, एनआरओ की हमेशा से बात करते हैं, एनआरओ नहीं दिया जाएगा। आज जैसा कि चीनी माफिया की, पॉलिटिकल माफिया की, कब्जा माफिया की बात कर रहे थे, तो जब चीनी माफिया की बात करते हैं तो फिर उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर साहब, या कब्जा माफिया की भी अगर बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को हुकूमत में आए हुए और प्राइम मिनिस्टर बने हुए और उनकी हुकूमत कायम हुए हुए 3 साल गुजर जाने के बाद भी अगर वो कहते हैं जी चीनी माफिया है, कब्जा माफिया है, तो फिर इसका मतलब है कि वो अपनी ही कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रहे हैं कि 3 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक ये चीनी माफिया और कब्जा माफिया की बातें हो रही हैं। अब तक तो ये माजी के किस्से हो जाने चाहिए थे। इब्राहिम खान साहब जी, बहरमन तंगी साहब, इब्राहिम खान साहब से हमारा चूंकि अभी तक राब्ता नहीं है तो मैं यही सवाल आपसे करता हूं कि आपकी नजर में क्या ये किस जो एहतसाब है इसका पैमाना, जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि एहतसाब का पैमाना मुख्तलिफ है, ये किस तरह से आप इसे कहते हैं कि जी मुख्तलिफ है? जी बहरमन तंगी साहब की भी मुझे आवाज नहीं आ रही है। जी अली गौहर बलोच साहब की भी आवाज़ नहीं आ रही है, बहरमन तंगी साहब की भी आवाज़ नहीं आ रही है। आई थिंक हमें यहाँ पर जिस मौके पे एक ब्रेक लेनी चाहिए। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट करने के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, आज के प्रोग्राम में अब कोशिश करते हैं एक बार फिर कि हमारा राबिता बहाल हो जाए, क्योंकि हमारे मौजूद मेहमान जरा सब फासले पर हैं, तो जब फासले ज़्यादा हों और फिर उन फासलों को नज़दीकियों में बदलने की कोशिश की जाए तो ऐसा हो जाया करता है। सबसे पहले इब्राहिम खान साहब आपसे, चूंकि मैंने गुफ्तगू का आगाज़ करने की कोशिश की थी प्रोग्राम के आगाज़ में, तो अब भी एक बार फिर मैं यही कोशिश करूंगा कि आपसे पहला सवाल हो। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो आज का बयान, चीनी माफिया, कब्जा माफिया, पॉलिटिकल माफिया, तो ये जहां तक कब्जा माफिया और चीनी माफिया की बात है तो ये तो आपकी हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं। अब तक तो आपको इसको छोड़ देना चाहिए था, इस मसले को हल हो जाना चाहिए था, और ये तो एक माजी का किस्सा हो जाना चाहिए था। देखिए, मैं कोट करूंगा 1972 के जंग की मेन हेडलाइन थी। उस वक्त से भी चीनी माफिया के मुतालिक जो हेडलाइंस थी वो यही आ रही थी कि चीनी माफिया को किया जाएगा। देखिए, ये एक बड़ा इंट्रेंच्ड किस्म का वो लोगों का उनके जाती मफादात के जो है जाल बिछा हुआ है, जिसको जाहिर है अब 73 साल होने वाले हैं कि उसको 72 सालों में सॉर्ट आउट नहीं किया गया था। सर, आप उन तमाम सालों को तो छोड़ें, आप अपने 3 सालों की बात करें, क्योंकि आपसे तो हम बहुत सी तवक्को कर रहे थे।
آپ نے تو مطلب سب الٹی چیز کو سیدھا کرنے کا وعدہ کیا تھا اور نعرہ لگایا تھا. جی بالکل وعدہ کیا تھا اور کر بھی رہے ہیں. میں آج پروگرام میں وہیں پہ میں تھا, بلکہ یہ جو روڈ بنی ہے اس کے 62 میں سے 42 کلومیٹر میرے کنسٹیچوئنسی سے گزرتا ہے باغلپور روڈ. تو یہ بات بالکل انہوں نے بار بار اس لیے کر رہے ہیں کہ نو کمپرومائز. پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی لوگ ہمارے اندر سے بھی اگر ایسے ہیں تو ان کو بھی دے آر بینگ ہیلڈ اکاؤنٹیبل. ٹھیک ہے جی. تو جبکہ پہلے سابقہ ادوار یہیں پر میں قطع کلامی کے لیے معذرت ابراہیم خان صاحب, یہی تو اپوزیشن کو گلا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں دے آر ناٹ بینگ ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اب جیسے کہ زلفی بخاری صاحب کا یہ رنگ روڈ سکینڈل کے اندر نام آ رہا تھا اور زلفی بخاری نے استعفیٰ بھی دیا. انہوں نے کہا کہ جی میں کہیں پہ نہیں جانے والا ہوں, لیکن وہ ایک چارٹرڈ فلائٹ لے کے ابو دھابی چلے گئے. دیکھیں ابو دھابی وہ چلے گئے ہیں, وہ واپس بھی آ سکتے ہیں. ان کے اوپر ابھی کچھ چارجز فکس نہیں ہوئے. انکوائری ان دا پروسیس ہے. پروسیس ہو تو اس میں آپ کسی کو وہ ہولڈ نہیں کر سکتے. البتہ جن پہ چارجز فکس کر دے کوئی ڈپارٹمنٹ, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جیسے نیب ہے یا ایف آئی اے ہے, تو پھر ان کو مقصد ہے کہ آپ ای سی ایل میں ڈال سکتے ہیں جی. تو زلفی بخاری کا کیونکہ ابھی تو وہ ایلیگیشن کی حد تک معاملات جب کلیئر ہوں گے آئیں گے, وہ جہاں پہ بھی ہوں گے, اگر وہ فاؤنڈ گلٹی تو پرائم منسٹر نے نہیں, لیکن ان کی جانے کی ایسی کیا جلدی تھی؟ واٹ واز دا رش ابراہیم خان صاحب؟ اب تو وہ یہ بھی نہیں کہ کوئی سرکاری کسی کام سے گئے ہیں. کوئی دیکھیں, میں کسی کی صفائی دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ جی وہ اس لیے چلے گئے اور اس لیے چلے گئے. اگر انہوں نے یا ان کی فیملی نے کرائم کمٹ کیا ہے, اگر ہم کنڈیم کر سکتے ہیں بحث کے یہاں پہ نون لیگ قسم کا ایک بیان دیا تھا جی میرے والد بہن بھائی کسی نام نہیں ہے. اب ان کی بہن کے نام کا وہ ایک جو ہے وہ آگے ہے سامنے. تو مقصد ہے کہ ہم اس کو ڈینائی نہیں کریں گے کہ باقی جو ہیں وہ برے ہیں اور اگر ہم خود کریں تو وہ اچھے ہیں. ایسی ہرگز بات نہیں ہے جی. انصاف ہوگا اور انشاءاللہ صرف کیونکہ قانون اپنا ایک ٹائم لیتا ہے, اس کو اس تمام ایسپیکٹس کو دیکھنا پڑتا ہے. جو قوانین پاکستان کے ہیں اور اس پہ منوہن جو ہے عمل درآمد کیا جائے گا, چاہے زلفی بخاری ہو, چاہے میں ہوں, چاہے کوئی ہو. اس میں دیکھیں خان صاحب کا سٹانس بڑا کلیئر ہے. میری پرسنلی جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملاقات ہوئی 1-on-1. تو میں نے ان کو ایک سوال کیا, میں نے کہا جی ایک شخص کی آپ کے لیے اتنی بڑی خدمات ہیں اور آپ جو ہے اس میں اب یہ کیا معاملات کس انداز سے آپ اس کو, مجھے انہوں نے ایک جواب دیا تھا. مجھے کہنے لگے ابراہیم میں نے اللہ کو جان دینی ہے. شہریار افریدی والی بات, شہریار افریدی والی بات. شہریار دیکھیں ڈونٹ مکس اپ دا ٹو فار گاڈ سیکس. یہ وہ بندہ ہے جس نے 22 سال محنت کی ہے اور محنت کر کے اللہ پاک نے اس کو اس مقام پہ لے کے آیا ہے. اور وہ جتنے ویگر اور جتنی ڈٹرمینیشن کے ساتھ مقصد ہے کہ پرسو کر رہا ہے. ایسا معاشرہ جہاں پہ کہ 95% سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کو کرپشن ہی نہ سمجھتے ہوں, اس معاشرے میں کھڑا ہو کے وہ اکیلا جنگ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور چند دوست اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس میں ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے ابراہیم خان صاحب, بیرمن تنگی صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ نے چونکہ ابھی کہا نا کہ پرائم منسٹر صاحب کی آپ کی جب 1-to-1 ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی جان اللہ کو دینی ہے, اور میں نے شہریار افریدی صاحب کا وہاں پہ ذکر کیا. وہ شہریار افریدی صاحب چونکہ اتنی مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں تو جب بھی یہ جملہ سننے کو ملتا ہے تو پھر شہریار افریدی صاحب کا نام ذہن میں آتا ہے, اور جب شہریار افریدی صاحب کا نام ذہن میں آتا ہے تو پھر یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے منشیات کیس کا کیا بنا؟ آپ کے پاس تو شواہد موجود تھے, سارا آپ کے پاس مواد تھا, ان کی ضمانت ہوئی اور وہ معاملہ اب ختم. بنایا تھا کے پاس ہمارے پاس شواہد ایز اے گورنمنٹ ہمارے پاس مقصد پارٹ آف دا گورنمنٹ ایک انسٹیٹیوشن کے پاس سے ہمارے پاس تو مقصد تو that institution was also in the reporting of شہریار افریدی صاحب. جس طرح سے منسٹر فار کمیونیکیشن مراد سعید صاحب کی رپورٹنگ میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی, اسی طرح ANF was in his reporting being a minister, federal minister. Absolutely, I agree with you. اب جو بریفنگ آپ کو ادارہ دے گا تو آپ نے ادارے کی بریفنگ کو ہی لے کے آگے چلنا ہوتا ہے. آپ کی
जो आंखें और कान है वो आपका इदारा होता है, ठीक है। जिसको कि आप एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई मिसलीड करता है या गलत बात करता है, कि डज नॉट मीन कि आप अगर गलत किए, जो चीज आपको बताई जाएगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर को जो रिपोर्ट दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर हैज टू ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, बहरामंद तंगी साहब की तरफ चलते हैं। बहरामंद तंगी साहब, इब्राहिम खान साहब से जब मैंने सवाल पूछा है तो उनके जवाब का पहला फिक्रा 1972 की वो खबर थी जिसका उन्होंने हवाला दिया कि ये चीनी माफिया का तो उस वक्त से मामला चल रहा है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो 3 साल की स्कैंडल हुकूमत है, लेकिन 5 साल पहले यूपी में हुकूमत थी, तो आप स्कैंडल, आप स्कैंडल। जी एक सेकंड बहरामंद तंगी साहब, आपकी आवाज मैं सही से इसलिए नहीं सुन पा रहा हूं क्योंकि वो लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। मैं टीम से कहूंगा जरा पहले वो टूटू तो बंद कर दें प्लीज। आप बैठे हुए टूटू तो बंद करें। जी इब्राहिम बहरामंद तंगी साहब। हेलो जी बहरामंद तंगी साहब, अब प्लीज कहिए, मैं सुन रहा हूं। देखिए अली मुमताज साहब, आपने इमरान की और इब्राहिम की बात, आपने मुझे माफिया की, चीनी माफिया की बात सुनाई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे भाई इब्राहिम ने कहा 73 साल से। मैं 73 साल की बात नहीं करता हूं। जैसे आपने उनसे पूछा कि अपनी 3 साल की बात करें, तो मैं 3 साल के नहीं 8 साल की तरफ जाना चाहता हूं कि केपी में पीटीआई की हुकूमत थी, तो वहां पर बीआरटी स्कैंडल, वहां पर मलंजाबा स्कैंडल, वहां पर बिलियन सोनामी ट्री स्कैंडल, यहाँ पर गंदम स्कैंडल, यहाँ पे आटा स्कैंडल, यहाँ पे चीनी स्कैंडल, यहाँ पे मास्क स्कैंडल, यहाँ पे मेडिसिन स्कैंडल, यहाँ पे वैक्सीनेशन स्कैंडल, यहाँ पे एलएनजी स्कैंडल, यहाँ पे रिंग रोड स्कैंडल। और ये जो माफियास है, मैं अली मुमताज भाई बताना चाहता हूं, मैं हर टॉक शो में कि इस तमाम माफिया का सरगना जो है वो इमरान है। इमरान खुद पाकिस्तान की 74 साल तारीख में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पहली मर्तबा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है करप्शन में, इसलिए कि एक तरफ और दूसरी तरफ माफियाज बैठे हैं, इसलिए कि आगे और पीछे माफियाज बैठे हैं, इसलिए कि ये अपने यारों और दोस्तों के जरिए हुकूमत चलाते हैं। आप ओन चौधरी को ले ले, आप जुल्फी बुहारी को ले ले, आप मुराद सईद को ले ले, आप पंजाब की बड़ी डाकुओं को ले ले, आप कराची के दुश्मनों को ले ले, आप आजाद मिनेस को जिन्हें इसने कहा था कि ये जमीर फिरोश है, इनको ले ले, और फिर सुप्रीम कोर्ट से डिक्लेयर चोर लुटेरा डाकू जहांगीर तरीन को ले ले। इस जहांगीर तरीन को इमरान ने वज़ीर आज़म हाउस में ऑफिस दिया था, इस जहांगीर तरीन को टास्क फोर्स की मीटिंग में बिठाता था, इस जहांगीर तरीन के हाथों से अरबों रुपए के प्रोजेक्ट की ओपनिंग सेरेमनी होती थी। ये वही जहांगीर तरीन है जो सुप्रीम कोर्ट से डाकू डिक्लेयर होके अपने जांच को भर भर के लाके पंजाब और मरकज की हुकूमत बनाई। ये मुझे बताएं कि ये 73 सालों की बात करते हैं। ये तमाम चीजें जो मैंने कहा, ये 3 सालों की कारकर्दगी है। ये सेलेक्टेड और कठपुतली प्राइम मिनिस्टर की पहली हुकूमत। लेकिन अभी जो मैंने सुना इमरान के मुंह से कि चीनी माफिया, खुदा का खौफ करे, चीनी माफिया तो आपका पैदावार है प्राइम मिनिस्टर साहब। इस वक्त भी आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो अय्याशियों का अड्डा है, वो लोगों को प्रेशराइज करने का अड्डा है। वहां पर आपने जिन लोगों को बिठाया है, वहां पर इदारों की सरबराहान को बुलाकर उनको प्रेशराइज करते हैं, फिर वो रिजाइन देते हैं। ठीक है इब्राहिम, ये बहरामंद तंगी साहब किस किस चीज का अड्डा है? एक आपने कहा है प्रेशराइज करने का अड्डा है, और किस चीज का अड्डा है? अय्याशियों का अड्डा। अय्याशियों का अड्डा प्राइम मिनिस्टर हाउस, वो कैसे? जरा ये बताइएगा। आपके पास ये आपने बहुत बड़ी एलिगेशन लगाई है कि अय्याशियों का अड्डा और वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस। अली साहब, ये मुझे बताएं कि ये जो जुल्फी बुहारी साहब, ये जो शहजाद अकबर साहब, ये जो इनके मुराद सईद साहब, ये जो लोग हैं अनइलेक्टेड लोग या जो सेलेक्टेड इनके करीब हैं, ये मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में तमाम इदारों के सरबराहान को आप अभी आज कुछ दिन पहले देख लें कि जो इंटरव्यूज आ चुके हैं, उन लोगों ने क्या कहा था। उन लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना है कि ये ऐसा लग रहा है कि ये एक अड्डा है, जुए का अड्डा या प्रेशराइज करने का अड्डा या अय्याशियों का अड्डा। मैं समझता हूं कि आज इमरान ने आज जो कुछ कहा, चीनी माफिया
गंदम माफिया। तो मैं इस कठपुतली से पूछना चाहता हूं कि आपके इर्द एक तरफ और दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं हुस्न बख्तियार, ये कौन है? ये पंजाब के जो चौधरी बिरादरान हैं, ये कौन है? खालिद मकबूल सदीकी कौन है? जो जहांगीर तरीन है, ये कौन है? आज भी आप उनके साथ बिहाइंड द स्क्रीन, आप उनके साथ अपने रवाबित को नहीं तोड़ते हैं, इसलिए कि आपकी हुकूमत खत्म हो रही है और अवाम को धोखा देते हैं कि मैं चीनी माफियाज के खिलाफ हूं, मैं आटा माफियाज के खिलाफ हूं। माफियाज का सरगना तो इस वक्त सेलेक्टेड और कठपुतली प्राइम मिनिस्टर खुद है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा, ये मैं 41 साल का पॉलिटिकल वर्कर हूं अली भाई, जो 41 साल में हमने बहुत हुकूमत ही देखी है, लेकिन जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, स्कैंडल पे स्कैंडल, स्कैंडल पे स्कैंडल, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसका कनेक्शन प्राइम मिनिस्टर के साथ है। ठीक, अली गौहर बलोच साहब, आप भी क्या एग्री करते हैं बैरहमद तंगी साहब की राय से कि ये जितने भी स्कैंडल्स आ रहे हैं इनका ताल्लुक डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ है? जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मुमताज, सबसे पहले तो मैं चूंकि ऑलरेडी प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया, चूंकि कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी, हाँ जी, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जी सबसे पहले तो मेरी आवाज जी आपकी आवाज मुझे आ रही है, लेकिन सिस्टम को कुछ ना कहिएगा, जैसे आप कहेंगे साथ ही आवाज खराब हो जाती है। जी अच्छा, चलो ठीक है। देखिए, मैं ये गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले तो जो हुकूमत ने प्लान किया है इस वक्त, जिस तरह से कि आपने देखा कि हर शोबे की आवाजें बंद की जा रही हैं, जो भी कानून और आइन की बात करता है, जो भी पाकिस्तान में जमहूरियत की बात करता है, जो भी पाकिस्तान की सलामती और बका की बात करता है, तो आपको पता है कि उसको नैब के केस भी भुगतना पड़ते हैं, पाबंदे सलासल भी होना पड़ता है, उसकी जबान बंदी भी की जाती है और उसकी पार्टी और उसके खानदान के लोगों को जो है वो पाबंदे सलासल भी किया जाता है। लेकिन ये सिलसिला थमने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता तेज होता नजर आ रहा है। आपने देखा कि एक नया ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है जिस मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर भी चर्चे हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि अली मुमताज जो है वो टॉक शोज करने की बजाय मौसम के हालात बताया करेगा, क्योंकि आप हक और सच की बात नहीं कर सकते। जी आप कंटिन्यू कीजिए अली गौहर साहब। अच्छा, देखें गुजारिश ये है कि अली मुमताज जो इस वक्त सूरत हाल है, जहां तक आप अभी तंगी साहब बात बता रहे थे, तो देखें ये हुकूमत तो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है ही नहीं। ये एक 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन थे कि जिसमें धांधली की गई और उस बात की अक्कासी जो हुई, जी उस बात की जो अक्कासी हुई, जो अभी हालिया ज़िमनी इंतखाबात हुए, आपने देखा कि कराची में पीटीआई का उम्मीदवार जहां से बोडा साहब कामयाब हुए थे वो 6ठे नंबर पर आया और कराची की आवाम ने, आपने देखा कि किस तरह से इनको किक आउट किया कराची से, जो ये क्लेम करते थे कि कराची से हमने इतनी सीट्स ली। पंजाब में इनकी सूरत हाल देख ली आपने कि हर हल्के में इनको शिकस्त ठीक है। जरा अली गौहर बलोच साहब इस पर भी आइएगा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि खुद को जमहूरी कहने वाले फौज को कहते हैं कि हुकूमत को गिराया जाए। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, हम बिल्कुल फौज को नहीं कहते, ये तो वो हुकूमत है। ये मरीम नवाज साहिबा के इंटरव्यू का रेफरेंस दिया है जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के दौरान उनका स्टेटमेंट आया था। बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप वो निकाले, उनका किसी शाको सबाक से हट के बयान किया जाता है। हम तो ये कहते हैं कि कोई भी इदारा हो वो अपनी डोमेन में रहकर काम करे। अगर हम ये कहें कि चाहे वो कोई चंद एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों या किसी और इदारे के लोग हों जो हुकूमतें बनाने और तोड़ने में सरगर्म हो, जो सियासी निजाम के ऊपर असरअंदाज होने की बात करे, और अगर हम कहें कि वो अपने डोमेन में रहकर काम करे, कानून और आइन के मुताबिक चले, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम फौज को कह रहे हैं। चूंकि इमरान न्याजी साहब की हुकूमत जो है ये एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत है, लिहाजा इनको अक्सर औकात मरीम नवाज साहिबा ने क्या ये नहीं कहा था कि हुकूमत को घर भेज दिया जाए तो हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल, वो हुकूमत को घर भेजने का मकसद ये है कि जिन लोगों के लिए जिनको
मतलब है कि जेली तौर पर जितवाया गया, जिनको आरटीएस सिस्टम के जरिए जितवाया गया, और जिन लोगों को थ्रेट्स देकर कि आप हुकूमत के साथ खड़े, बहुत सारे लोग, मैं खुद आपको पता है कि हाउस में बैठा हूं, बेशुमार लोग इस वक्त पीटीआई में ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो इनके साथ एक दिन भी चलने के लिए तैयार नहीं, हमें हमारे हलकों में हम पाकिस्तान की आवाम को अपने फेस नहीं कर सकते, महंगाई इस कदर है, करप्शन इस कदर है जिसका वो इजहार भी कर चुके हैं, और लिहाजा डरा धमका कर उन सीटों के ऊपर बिठाया गया है। हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को फ्री किया जाए, उन लोगों को आजाद किया जाए, वो ताकि वो अपना वोट का इस्तेमाल आजादाना तौर पर कर सके। यही वजह है, और ये बात सिर्फ मैं नहीं करता, आपने देखा कि ख्वाजा साद रफीक साहब के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी कि नैब एक ऐसा इदारा है जिसको ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको पार्टियां बनाने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपने जस्टिस सिद्दीकी वाला किस्सा देख लिया, फिर आपने उन जज साहब की भी वीडियो पूरे पाकिस्तान में और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी सुनी गई, जिन्होंने कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक झूठे मुकदमे में सजा सुनाई थी। बहरहाल ये किस्से ज़बाने ज़दे आम हैं, ये कोई बातें छुपी हुई तो नहीं है, लेकिन बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, ये कठपुतली हुकूमतें बार बार ना बनाई जाए, और फिर इनको सहारा देने के लिए बिल्कुल ठीक अली गौहर बलोच साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो अगर आप आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं तो फिर आइन और कानून की बालादस्ती अगर अभी एज यू स्पीक नहीं है तो फिर उसके लिए सुप्रीमेसी के लिए फिर आपको फौरी तौर पे कुछ करना चाहिए। फिर आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? और अगर आपने फौरी तौर पे कुछ करना है तो इस्तीफों का जो आपका फैसला था, अगर उसमें पीपल्स पार्टी आपका साथ नहीं भी दे रही थी, आप उसको खुद भी टेकअप कर सकते थे, आप पंजाब में भी टेकअप कर सकते थे। मैं पिछले हफ्ते भी प्रोग्राम में ये बात कह चुका हूं कि अगर आप चाहते हैं, समझते हैं कि एक तरीकाकार है, तो फिर उसको आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? देखिए बात ये अली मुमताज कि जब पीडीएम स्टार्ट हुई, साथ कोरोना का पेंडेमिक भी था, इसके बावजूद जो है आप तो खैर मानते ही नहीं थे सर, आपके जलसों में तो आप तो जलसों पे जलसे किए जा रहे थे और आप यही कहते थे ये झूठ है, ये ड्रामा है, और इतना आपने बेहतरीन तरीके से उसको पेश किया कि एक आम आदमी ने भी ये कहना शुरू कर दिया जी ये तो जलसों को रोकने के लिए सारा कुछ हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कोरोना भी था। नहीं, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि इसके बावजूद जब भी कोरोना के असरात कम होते थे, आप देखें कि हुकूमती पार्टी जलसे नहीं करती थी। हमने कई दफा मीडिया पर आकर नोट किया, जब हम जलसे रखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम ने जिस जगह पर अनाउंस किया, जिस डेट पर अनाउंस सर वो किया, तो आप कहते हैं ना खुद ना अहल हैं ना लायक हैं, तो आप ना अहलों ना लायकों की आप उनके पीछे जा रहे हैं, वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगे, तो फिर इसका मतलब आप भी ना अहल ना लायक हैं। उस वक्त किए, और ये उस वक्त गलत फिगर भी कोट करते थे, हम उस वक्त जलसे करते थे जब कोरोना का पेंडेमिक स्लो होता था, जब उसके असरात कम होते थे, और आपने देखा कि इन्होंने कोरोना का बहाना बनाकर हमारे कारकुनान के ऊपर झूठे मुकदमात कायम किए, लेकिन इसके बावजूद लाखों की तादाद में लोग जलसों में भी आए और उन्होंने इस हुकूमत अच्छा सर चले, वक्फे पे जाने से पहले आपने कोरोना की बात किया, ये बताएं ये जो पीडीएम का धरना और एहतजाज की जो कॉल थी, जो फाइनल कॉल थी, जिससे पहले फिर आप सब एक दूसरे से अलग-अलग हो गए, नाराजगियां हो गई, तो वो भी तो उस वक्त था ना कि जब कोरोना की तीसरी लहर जो थी वो उस वक्त पीक कर रही थी। जी बिल्कुल, उसी वजह से आपको पता है कि फिर ऊपर से रमजान शरीफ भी आया और अब पीडीएम का इजलास हो गया और उन्होंने अपना, तो यानी कि फिर इसका मतलब है कि वो जो आपने जलसा नहीं किया रमजान से पहले, जो बिल्कुल रमजान के करीब करीब आपका एहतजाज होना था इस्लामाबाद में, वो आपने कोरोना की वजह से मुलतवी किया, पीडीएम की वजह से नहीं, मतलब पीपल्स पार्टी के अलहदा होने की वजह से नहीं? जी बिल्कुल नहीं, उस वक्त तक पीपल्स पार्टी को बिल्कुल अलग नहीं हो चुकी थी, तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, ये तमाम वो पॉलिटिकल पार्टी रहे जो एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं, हमको एक सियासी पार्टी तो नहीं है। चलें सर एक वक्फा ले लें, इब्राहिम खान साहब आपकी कई भी बातों का आई एम श्योर की बड़े बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि वो जवाब दे सके, उनको हम मौका देंगे एक ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। इब्राहिम खान साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। इब्राहिम खान साहब जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी जनाब। मैंने कहा मैं पहले तसल्ली कर लूं, सवाल जाया ना जाए। जी थैंक यू। अच्छा, बहरामंद तंगी साहब ने आपके हवाले से, आपकी हुकूमत के हवाले से काफी चीजें गिनवाई हैं, मैं आपके लिए वो दोबारा से दोहराए देता हूं ताकि जरा रिफ्रेश हो जाए। एक उन्होंने कहा जी आप बात करते हैं चीनी माफिया और ये दीगर सब की, सबसे पहले तो आपका मलम जबा स्कैंडल,
گندم کا سکینڈل، آٹے کا سکینڈل، میڈیسن کا، بی آر ٹی کا، رنگ روڈ کا، یہ سارے سکینڈلز، اور پھر جہانگیر ترین صاحب آپ کی حکومت کا حصہ رہے ہیں، وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے فیصلے کرتے رہے ہیں، بلکہ وہ جو خاتون تھی جو گوگل سے آئی تھی تانیہ، جن کو آپ نے کچھ عرصہ رکھا پھر ان کو آپ نے فارغ کر دیا، ان کا بھی یہی کہنا تھا جب ان کے اعزاز میں تقریب تھی، یا ایک تقریب میں انہوں نے جب وہ چارج سنبھالا، اور اس وقت بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جی میرا چناؤ، میرا انتخاب جہانگیر ترین صاحب نے کیا، اور پھر آپ ہی کی حکومت ہے جس نے اربوں روپے کا پی آئی اے کو نقصان کر دیا ایک بیان کی وجہ سے، جو بیان دیا گیا یہ پچھلے سال کے حادثے کے بعد سے۔ تو یہ ساری چارج شیٹ آپ کی ہے، یہ بہرمن تنگی صاحب کی طرف سے۔ میں پہلے تو ان کا بسم اللہ کروں، بہرمن تنگی صاحب سے یہی پوچھ لیجئے گا کہ یہ مالم جبا ہے کیا؟ ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ دو پروونشل ڈپارٹمنٹ کا کلیم ہے، دو پروونشل ڈپارٹمنٹ کا کلیم ہے۔ بات تو سننے دو یار، بات تو کرنے دیں حضور۔ جی جی ابراہیم صاحب کیجئے۔ جی دونوں کا دو ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں جی، ایک فارسٹ کا ہے، ایک جو ہے وہ دوسرا، وہ ایک کہہ رہا ہے یہ ہماری زمین تھی، دوسرا کہہ رہا ہے ہماری زمین تھی کہ اس کے پیسے جو ہیں یا جو بھی اس کی ریونیو جنریشن ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ اس میں ہماری گورنمنٹ کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہے، یہ تو صرف زمین کی کلیم کا ایشو ہے، جس کو کہ انہوں نے مالم جبا بنا کے اٹھایا ہوا ہے۔ اور پھر ان کو صرف اب دیکھنا ابھی فرما رہے تھے، بلوچ صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہم کورونا کی وجہ سے استعفے نہیں دے رکھے، مقصد ہے کہ استعفوں نے کورونا نے ان کو روکا ہوا تھا استعفوں کی وجہ سے، تو یہ مقصد ہے کہ مجھے ابراہیم خان صاحب یہ باقی سکینڈلز کا بھی تو بتا دینا، چینی، گندم، آٹا، بی آر ٹی۔ دیکھیں ون بائی ون سب پہ آ رہا ہوں۔ اب گندم کا اور چینی کا، اب دیکھیں نا یہ سٹاکس اور یہ سارے معاملات، اور جو جس طرح سے یہ انٹرسٹ سے پچھلے 35 سالوں سے 50 سالوں سے، یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ روٹی کپڑا اور مکان دینے والے تھے اور ابھی تک انہوں نے بھوٹوں کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور وہ آج تک جو ہے یہ روٹی کپڑا اور مکان نہیں دے سکے۔ اس کی ہم کسی حد تک کمپلیشن کی کوشش کر رہے ہیں مکان کی صورت میں بھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ انسٹالمنٹ سے وہ جو ہے ارزاں قیمت پہ جو مکان مل سکے کہ وہ اپنی تنخواہ کے پیسوں میں سے ہی وہ اپنے مکان بنا سکے۔ تو مقصد بتانے کا یہ کہ ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا اس ملک میں، کوئی چیز کی ہے۔ کم از کم ہم ایشوز کو اٹھا رہے ہیں، اس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھیں اب جو ہیلتھ کارڈ ہے آپ کا، آپ اس کو دیکھیں، آپ کسان احساس پروگرام یہ میرا ہے اٹھا کے دیکھیں، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں ملکی آپ کی اکانومی فار دا فرسٹ ٹائم، پہلے آپ نے امپورٹ اورینٹیڈ کی ہوئی تھی، اب ایکسپورٹ اورینٹیڈ آپ اکانومی پہ اس کو لے کے آئے ہیں۔ آپ کا بیلنس آف ٹریڈ جو ہے سر بی آر ٹی کی طرف بھی آ جائیں، بی آر ٹی میڈیسن، بی آر ٹی۔ جی بالکل، بی آر ٹی کو بھی بیچ میں لے آئے۔ دیکھیں ہمیں جو ایشوز تھے ان کے ادوار میں، جب انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں صحیح سنی تو ہم ان کے خلاف کورٹس میں گئے۔ ان کو ہم کہتے ہیں کہ جتنے آپ بیٹھ کے چیختے ہیں زور زور سے، اس میں اگر ہم آپ کی بات نہیں سن رہے تو کورٹس پڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک، آپ کے رسپانس سے یہ لگ رہا ہے ابراہیم خان صاحب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ایک پورا ٹریپ سیٹ کیا تھا آپ کے لیے، یہ سارے سکینڈلز اپنے دور میں جاتے جاتے انہوں نے آخری ایک سال میں جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے یہ آپ کے لیے تیار کی انہوں نے، پھر آگے ان کو معلوم تھا کہ آپ کی حکومت آ رہی ہے تو یہ سارا پلان اس وقت تیار ہو گیا تھا، اور پھر آپ کی حکومت میں آ کے آپ کے ٹوکرے میں آن گرا، جس کی وجہ سے پھر آپ کی حکومت کے نام سے آپ کو جوڑا جائے۔ میرے ہرگز یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے، یہ ٹریپ نہیں کر رہے تھے، یہ ان کے جو سیلف سینٹرڈ قسم کے انٹرسٹ تھے نا جی، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے پورا جال بچھایا ہوا تھا کہ خود بھی کھاؤ، جو یہ کہتے تھے نا جی کھاندا ہے کہ لاندا بھی ہے، تو یہ دیکھیے اس فارمولے کے تحت چل رہے تھے۔ اب وہ فارمولہ ہم بند کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اسٹیٹس کو کے وہ جو ان کی ایک معاملات تھے، پھر یہ 18ویں ترمیم میں جو ہے یہ لے کے آئے، اور جس میں کہ یہ ٹوٹل انڈیپینڈنس لے کے پھر اس وقت آپ دیکھیے سندھ کی کیا پوزیشن ہے، ٹھیک ہے نا جی۔
अब ये जितनी भी महंगाई के इश्यूज है, आटा है, चीनी है, फलां है, ये फेडरल इशू नहीं है। बेसिकली दीज आर प्रोविंशियल इश्यूज। कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके पास जो होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है, ये उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहरामंद तंगी साहब, अगर हमने ये गड़बड़ की है तो मुझे ये बताएं सिंध में इन्होंने कौन सा वो 40 रुपए की चीनी बेच रहे हैं? ठीक है जी बहरामंद तंगी साहब, आटा बेच रहे हैं ये? जी बहरामंद तंगी साहब। अली मुमताज साहब, इब्राहिम भाई ने कुछ घरों की बात की तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर अपने घर देते हैं लो कास्ट पे, ये कहा। जी हाँ, देखिए मैं आपको इस शो के जरिए पूरी कौम को बताना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के मैनिफेस्टो में ये था कि हम 50 लाख घर बना के देंगे। जी हाँ। आज तक मैं इब्राहिम भाई के नोटिस में लाना चाहता हूं, अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को पता ही नहीं है, आज तक 45,000 घर इस वक्त तक 3 सालों में अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2 साल बाकी रह गए। फिर 30 लाख घरों के लिए इसने एक प्रपोजल मांगे हैं प्राइवेट सेक्टर से, उसमें से 180 प्रपोजल आ चुके हैं। 180 प्रपोजल में इन लोगों ने शॉर्टलिस्ट की है 45 प्रपोजल। अब अगर वो 45 प्रपोजल को दे दिए उन लोगों को तो वो 70 लाख घर बनाएंगे, 70,000। तो 70,000 और 45,000 कितने होंगे ये मुझे बताएं कि आने वाले 2 सालों में 1,15,000 घर बनेंगे। इनका मैनिफेस्टो नारा था। लेकिन बहरामंद तंगी साहब, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड कर दूं, आप बात मुकम्मल जरूर कीजिएगा। ये तो वो घर है ना जो गवर्नमेंट ने खुद बनाकर देने हैं, गवर्नमेंट की एलोकेटेड साइट्स हैं, जगह प्रोक्योर की हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, और वहां पे फिर इस तरह से ये नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत वहां पे मकानात बनने हैं। लेकिन ये भी तो हो रहा है कि बैंक्स के जरिए लोगों को आसान शराइत पर पैसा दिया जा रहा है, और जरूरी नहीं कि सिर्फ उन्हीं स्कीम्स, उन्हीं एलोकेटेड जगहों पे वो घर बनाए जो जा रहे हैं वही वो लेंगे, वो किसी और जगह पे भी घर ले सकते हैं। अली मुमताज साहब, उस दिन जो सेलेक्टेड साहब ने पेशावर में जो ओपनिंग सेरेमनी की, ये नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोहफा है। हमारे शेर आजम वजीर था जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के फंड से ये बने थे, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उनके गरीबों के लिए, वर्करों के लिए एक तोहफा था। लेकिन ये हुकूमत की आदत ये है कि चाहे वो मोटरवे हो, चाहे वो कोई और ऑरेंज ट्रेन हो या कोई हाउसिंग स्कीम हो, ये तख्तियां लगाने के शौकीन है। लेकिन आज तक इसने अपना कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, न कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। ये दूसरे के प्रोजेक्ट्स पे तख्तियां लगाने वाले लोग हैं। सर ये अली साहब, ये ईवीएम मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है यार? ये मशीन, ये मैं तो आपको बता रहा हूं, किसी चीज को आप ये मुझे बताएं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म चाहते हैं तो हमने तो 3 साल पहले कहा इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म के लिए आप पार्लियामान के माहौल को साजगार बनाएं, आप गाली गलोच न दें, वजीर आजम पार्लियामान को ताकत दे, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे पार्लियामान आए, और पार्लियामान में अपोजिशन लीडर को और अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लें, तब ये इसमें लेजिस्लेशन आएगी। और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने तो पहले दिन कहा था कि हम ओथ इसलिए ले रहे हैं कि अगर आप कानून साजी ले आए इस मुल्क अवाम इदारों के लिए तो हम आपका साथ दे रहे हैं। और मेरे लीडर ने तो खड़े होकर कहा कि आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन आज तक 3 सालों में जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज आ चुके हैं, वो जो भी इशू था मुल्क के लिए, अवाम के लिए, सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन को फेस नहीं कर सकते हैं। वो भागते हैं, पार्लियामान से भागते हैं, और कभी कभी वो पार्लियामान के पीछे बिहाइंड द स्क्रीन वार करते हैं। जब भी कोई कमेटी बनती है अपनी स्पीच सुना के भाग चले जाते हैं, इसलिए कि इनके अंदर हौसला नहीं है कि वो अपोजिशन को फेस करे। लेकिन पार्लियामानी रिवायात में अली भाई ये है कि अपोजिशन लीडर को उसका अपना एक स्टेटस होता है, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर बगैर अपोजिशन की तावन से कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा कि आगे बढ़े, कानून साजी ले आए, हम आपका साथ दे रहे हैं। आज तक ये चीजें मारते हैं, लेकिन आज अगर इलेक्ट्रोल रिफॉर्म चाहते हैं तो सबसे पहले गाली गलौज तो बंद करें, पार्लियामान में अली गौर बलोच साहब आपकी तरफ आती हैं, बिलावल साहब ने ऑपोजिशन पर, पीएमएलएन पर भी आज तनकीद की। उन्होंने कहा कि जी ये एनआरओ कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे, नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया, शहबाज शरीफ साहब जमानत पर हैं, हमजा शहबाज भी जमानत पर हैं, फिर कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। तो एनआरओ नहीं देंगे तो फिर ये क्या है?
देखिए मैं अली मुमताज साहब एक बात बताना चाहता हूँ। अभी तक मैंने मुख्तलिफ शोज में कहा जी, एक जुमला जरा मैं ले लूं बेरहमत तंगी साहब का। मैं आता हूं जी आपकी तरफ, अली गौहर बलोच साहब आता हूं मैं आपकी तरफ। कि खुदा का खौफ करे, इनारो न दे, लेकिन कौम के साथ जो वादा किया है वो तो दे दे। ठीक है आप आटा दे दी, जी, अली गौहर बलोच साहब, आप दवाई दे दी, आप रोजमर्रा अशिया की चीजें दे दी। आज गरीब लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो चुके हैं। जी गुजारिश ये है कि आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब 2 दफा जेल गए। शहबाज साहब जो अगर NRO लिया होता तो वो आपने देखा कि 2 साल उन्होंने जेल में गुजारे। मियां नवाज शरीफ साहब को आपने देखा कि वो मतलब पाबंदे सलासल रहे, जेल में रहे। मरियम नवाज साहिबा का आपने देखा कि वो 2 दफा जेल में गई और उनको उनके वालिद और उनकी मरियम साहिबा को अपनी बेटी के सामने जो है वो गिरफ्तार किया गया। तो क्या जिन लोगों ने NRO लिए आज अगर ये एक भी रेफरेंस और एक भी जो है वो केस साबित नहीं कर सके, बल्कि कई केसेस में तो रेफरेंस तक दायर नहीं कर सके, तो अदालतों के जरिए जमानतें हुई। NRO इसको कहते हैं जो इन्होंने चीनी माफिया को दे रखा है। और देखें कैसा दोहरा मयार है कि जब जहांगीर तरीन को NRO देने की बात आई तो अपनी ही पार्टी के एक सेनेटर की ड्यूटी लगाई कि तुम एक बोगस रिपोर्ट बना के लाओ ताकि हम उस पर, अब जब इनको लगा कि जहांगीर तरीन के लोगों ने इनका सिक्योरिटाइज किया है तो उसको NRO दे दिया। मुझे बताएं कि सुनामी ट्रीट के ऊपर इन्होंने कौन सी इंक्वायरी की जिसमें इन्होंने अरबों रुपए खाए हैं। तो और पिछले दिनों में एक ऑडिट रिपोर्ट आई कि जो इन्हें बाहर कोरोना के सिलसिला में फंड मिले 12 खरब का, पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्कैंडल आया है, उस पर अभी तक इन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की। तो इन्होंने अगर NRO दिया है तो अपने अद्वियात खोरों को दिया जिन्होंने पाकिस्तान के गरीब लोगों का अरबों रुपए हड़प किया और आज भी आमिर कियानी पार्टी के अहम ओहदे पर बैठे हैं। खुसरो बख्तियार आज भी इनकी काबीना में बैठे हैं। रजाक दाऊद को इन्होंने डैम का वो एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें करते थे। तो हत्ता के सबसे बड़ा NRO तो इन्होंने अपनी बहन को दिया है जो कहती है कि जो मैंने पैसा बनाया वो सिलाई मशीनों के जरिए बनाया है। तो मकसद ये है कि ये एक बड़ा मजायका खेज है। BRT पिशावर अरबों रुपए का स्कैंडल, आज तक मुझे बताएं कि उस पर क्या पेश रफ्त हुई, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितने लोगों के अकाउंट्स मुंजमद किए गए, कितने लोग जो है 90 दिन के लिए वो रिमांड के ऊपर जो है वो नैब की कस्टडी में रहे। तो इमरान नियाजी साहब ने अपनी, चूंकि इनकी ATM मशीनें हैं ये सब, पहले उन्होंने इनके ऊपर पैसा लगाया, फिर इनके दाएं बाएं बैठकर इमरान नियाजी ने उनको पैसा खिलाया ताकि आइंदा इलेक्शन में फिर वो इनके ऊपर पैसा लगाएं। तो इमरान नियाजी साहब तो कहते हैं कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो फिर इनका घर कहाँ से चलता है, फिर इनकी पार्टी कहाँ से चलती है। फॉरेन फंडिंग केस में मुद्दतों से ये स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं। BRT पिशावर में भी ये स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं। ये सीना तान के बाद की अदालतों की बात करते हैं। नैब जो है सिर्फ ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करने के लिए और इमरान नियाजी की गवर्नमेंट को शेल्टर देने का काम कर रहा है। ये तमाम, अगर कोई इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी होती तो आज ये जो खरबों रुपए के स्कैंडल मैंने आपको गिनवाए हैं, कोई ऐसा महीना नहीं जाता। रिंग रोड का स्कैंडल फ्रेश स्कैंडल है, आप उसमें देखें, इसमें तो कुछ आर्मी के रिटायर्ड लोगों के भी नाम आ रहे हैं, कुछ ब्रिगेडियर्स और कर्नल के भी नाम आ रहे हैं, कुछ और इसमें जाते जाते वो सरवर साहब ने भी हाथ धो दिए। आपके सामने ही है जो बातें हुई हैं, आप देखें कि उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ, कोई गिरफ्तारी हुई। तो ये तो सिर्फ ये बड़ी क्लियर बात है कि ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और सिर्फ ये जो है एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की वजह से नैब की छतरी के नीचे ये काम कर रही है। और इनका कोई भी, अगर इनके कोई अवाम में रूट्स होते तो आप देखते कि कोई जिमनी इलेक्शन भी इन्होंने जीता, हत्ता कि ये तो वो अपने घर में आपने तो देखा। आप ये चाहते हैं अली गौहर बलोच साहब कि आपको भी एस्टैब्लिशमेंट की वो सपोर्ट मिले, आपका भी उतना ही हक है? नहीं, हम चाहते हैं कि सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट को किसी पार्टी को जितवाने के लिए कोई किरदार अदा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। अच्छा, अब उसमें मैं इब्राहिम खान साहब की तरफ जाने से पहले अली गौहर बलोच साहब ये बता दीजिए, आपने भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की तो मुझे शहबाज शरीफ साहब का वो बयान, उनका इंटरव्यू याद आ गया
انہوں نے کہا تھا وہ جا کے ان کو اگر پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو وہ نواز شریف صاحب کے پاؤں پکڑیں گے. ابھی تک وہ جا تو نہیں پائے ہیں, تو پھر کیسے ہوگا؟ آن لائن مطلب اسکائپ وغیرہ کے ذریعے کچھ اس طرح سے مینج ہوگا, کیسے ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ ان لوگوں کا نام لیتے ہیں جو اس نظام کو بار بار متاثر کرتے ہیں, تو میاں نواز شریف صاحب کیوں نہ کریں؟ آپ دیکھیں کہ یہ بار بار اس نظام کو توڑا جاتا ہے. تین دفعہ میاں نواز شریف. نہیں سر, میرا سوال یہ تھا ابراہیم خان صاحب کی طرف جانے سے پہلے کہ اب ان کو کس طرح سے منائیں گے؟ وہ تو انہوں نے جا کر ان کے پاؤں پکڑ کے ان کو منانا تھا نا. نہیں, وہ ان کو دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے ہماری پارٹی کے قائد میاں نواز شریف صاحب ہیں. یہ تو کہتے تھے کہ نون سے شین نکل گئی اور شین سے نون نکل گیا. آج انہوں نے دیکھ لیا اگر میاں شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے سے اختلاف کرتے تو وہ پھر ایسی باتیں نہ کرتے. آج بھی بیانیہ جو ہے میاں نواز شریف شہباز شریف. ٹھیک ہے ابراہیم خان صاحب, کلوزنگ کامنٹ فرام یو سر. آپ نون سے شین نکال رہے تھے, اب آپ اپنے بیان کو تبدیل کر کے یہ کہہ سکتی ہے پی ٹی آئی کہ نون سے شین نکلتے نکلتے رہ گیا. جی ابراہیم خان صاحب, کلوزنگ کامنٹ سر. جی ابراہیم خان صاحب, ہم نے تو سوچا تھا کہ کلوزنگ کامنٹ آپ سے لے لیں گے, لیکن آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی میری آواز لائن کٹ گئی. جی ابھی بس کٹنے والی ہے لائن. آواز آ رہی ہے میری؟ جی بیرمن تنگی صاحب, آپ کلوزنگ کامنٹ دے دیجئے. ابراہیم خان صاحب کی تو آواز نہیں آ رہی. اور ان باتوں کا علی ممتاز کوئی جواب نہیں ہے, شریف آدمی ہے. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج عمران کا جو نعرہ تھا اس نعرے میں وہ فیل ہو چکا ہے. مزید وہ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں سب سے ناکام ترین اور عوام دشمن حکومت ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بیرمن تنگی صاحب آپ کا. علی گور بلوچ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, اور ابراہیم خان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.